और फिर आपके आ जाते हैं कंडाइलर रीजन के फ्रैक्चर्स और उनकी ट्रीटमेंट। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए सिम्टम्स के थ्रू कि ये कंडाइल का फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, और दूसरा उसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो वो डिफरेंट जो डैमेज हो सकता है आपकी कंडाइलर रीजन में वो बता देता है। तो वो 3 तरह का उसने बताया है। पहले नंबर पे है कंट्यूजन, यानी इसमें कोई बोनी फ्रैक्चर नहीं हुआ टीएमजे का, ना ही कंडाइल का, लेकिन जो आपके जॉइंट के कैप्सूल्स होते हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं या तो वो रप्चर हो गए हैं, टीयर हो गए हैं, या फिर जो आपकी आर्टिकुलर डिस्क है उसको डैमेज हो गया है ट्रॉमा की वजह से। तो इसमें जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है वो अपनी स्पेस से बाहर आ सकता है, या हीमार्थ्रोसिस यानी जॉइंट में ब्लीडिंग हो सकती है। तो पहली जो आपकी टाइप ऑफ ट्रॉमा है कंडाइलर रीजन का वो ये है कंट्यूजन। सेकंड है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में भी ये है कि आपकी बोनी फ्रैक्चर कोई नहीं हुआ, यानी ना आपका कंडाइल फ्रैक्चर हुआ है, ना ग्लीनर्ड फोसा और ऊपर जो आपकी बोन है उसमें से कोई बोनी चीज़ फ्रैक्चर हुई है। हुआ सिर्फ ये है कि जो आपका कंडाइल है वो ग्लीनर्ड फोसा से बाहर आ गया है। और जो मोस्ट कॉमनली वो बताता है या तो वो एंटीरियर साइड पे बाहर आ जाता है, जिस तरह आपकी यूजुअली टीएमजे डिसलोकेशन, यानी जिसमें पेशेंट अपना मुंह दोबारा से बंद नहीं कर सकता, उसको फिर मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है, या फिर मीडियल साइड पे आपकी जो है वो जो डिसलोकेशन है वो कॉमन होती है, जबकि बाकी जो डायरेक्शंस हैं उसमें वो इतनी कॉमन नहीं होती। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब आपकी डिसलोकेशन भी होगी तो कंट्यूजन तो साथ होगी ही होगी। और उसके बाद जो थर्ड समझ लें मोस्ट सीवियर जो टाइप है वो फ्रैक्चर है, यानी इसमें आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। तो उसमें वो ये कहता है कि जो आपके कंडाइल जो आपकी बॉडी ऑफ द मैंडिबल है, सॉरी जो रेमस ऑफ द मैंडिबल है, उसमें जहाँ आपकी सिग्मोइड नॉच आ जाती है जिसके ऊपर आपके 2 प्रोसेसेस होते हैं, कोरोनॉइड और कॉन्डाइल। तो उससे ऊपर आपका अगर फ्रैक्चर हो जाता है कंडाइल वाले पोर्शन में तो वो आपका कंडाइलर फ्रैक्चर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब उसके साथ जो थोड़ी सी हमने पहले भी देखे थे क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह, तो उसमें जो सबसे आप समझ लें कि कॉमन चीज़ जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में आती है वो सिनेरियो इस तरह देते हैं कि एक पेशेंट है जिसका फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। अब उसकी चिन के ऊपर एब्रेजन है आपके सामने, और साथ आपको उसके या तो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट मिल रही है या एंटीरियर ओपन बाइट मिल रही है। तो आपने बताना है कि फ्रैक्चर किस किस चीज़ का हुआ है। तो जो आपको एब्रेजन मिल रही है चिन के ऊपर वो तो डायरेक्ट आपको यानी फोर्स का बता रही है कि चिन पे जो है वो डायरेक्ट फोर्स लगी है, और पॉसिबल है कि सिम्फसिस या पैरासिम्फसिस एरिया का फ्रैक्चर हुआ होगा। जो दूसरा उसने सिम्टम दिया है या पोस्टीरियर क्रॉस बाइट का या एंटीरियर ओपन बाइट का, वो आपकी इनडायरेक्ट फोर्सेस को शो कर रहा है जो कि चिन से होती हुई कंडाइल पे गई हैं, और या एक साइड का यानी यूनिलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है या बाईलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है। तो उसमें ये याद रखने वाली चीज़ ये है, जब इंस्पेक्शन पढ़ी थी हमने शुरू वाले चैप्टर्स में तब भी ये डिस्कस किया था कि अगर यूनिलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर होता है तो जब माउथ ओपन किया जाता है तो वो डिविएट करता है उस साइड पे जिस साइड का फ्रैक्चर होता है, क्योंकि वहाँ पे रेमस जब वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह आपकी क्रॉस बाइट डेवलप हो जाती है। जबकि अगर बाईलैटरल आपका होता है कंडाइलर फ्रैक्चर तो उसमें पोस्टीरियर दोनों एक्लूजन्स, दोनों साइड पे जो एक्लूजन है वो अर्ली मीट कर जाती है, उसको गैगिंग ऑफ एक्लूजन कहते हैं, और उसकी वजह से एंटीरियर ओपन बाइट डेवलप हो जाती है। तो ये डिफरेंट जो आपको वो सिम्टम्स देगा उससे आपने डिटरमिन कर लेना होता है कि किस किस एरिया का फ्रैक्चर हुआ है। और फिर वो एक क्लिनिकल पॉइंट बता देता है कि जब आप टीएमजे के जो कंडाइल है उसके फ्रैक्चर को ट्रीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने ये डिटरमिन करना है अगर कि मुकम्मल मतलब वो नॉर्मल जो है फंक्शन में वापस आ गया है, तो उसका तरीका ये है कि कॉन्ट्रालैटरल साइड से आप ये देख लेते हैं कि वो इजीली मैस्टिकेट कर पा रहा है या नहीं, यानी मैंडिबल जो है वो दूसरी साइड पे वो मूवमेंट कर पा रहा है इजीली या नहीं। और फिर वो बताता है कि आपने कंडाइल के फ्रैक्चर्स को कंजर्वेटिवली ट्रीट करना होता है।
और ये जो है मोड ऑफ ट्रीटमेंट ये रेस्ट ऑफ द मैंडिबल के फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट से डिफरेंट है। यानी बाकी जो हर एरिया है उसको आप एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल आप उसको रिड्यूस और इमोबिलाइज करके रखते हैं जब तक कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी टोटल स्ट्रेंथ वापस न ले ले। जबकि कंडाइल का जो फ्रैक्चर है उसमें इस तरह नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक मोबाइल आप समझ लें जॉइंट का पार्ट है। तो उसमें ये स्टडीज़ करने से पता चला है कि अगर अर्ली मोबिलाइजेशन कर दी जाए, यानी कुछ अर्सा तो आप उसको करें इमोबिलाइज, ताकि जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो हील कर जाए, लेकिन अगर आप उसको अर्ली इमोबिलाइज कर देते हैं और फंक्शनल कर देते हैं, यानी वो नॉर्मल फंक्शंस अपने प्रोड्यूस करे और परफॉर्म करे, तो उसमें रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और आगे जाके वो बताएगा जो दो मेन आपकी, अगर ग्रोइंग पेशेंट्स के अंदर आप ये करते हैं तो उसमें दो मेन, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इमोबिलाइज करते हैं तो दो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली वो ये बताता है कि कंडाइल इटसेल्फ एक ग्रोथ सेंटर होता है, तो अगर यंग चिल्ड्रन है तो उसके अंदर आप उसको इमोबिलाइज कर देंगे तो वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाता। और दूसरा ये कि वहाँ पे एंकलोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। हाँ, तो फिर वो बताता है कि किन केसेस के अंदर आपने कंडाइल की ओपन रिडक्शन करनी होती है, यानी आपने वुंड को ओपन करके जहाँ फ्रैक्चर की साइट है उसको डायरेक्टली एक्सपोज करना है वहाँ से कंडाइल को, और फिर आपने उसको रिड्यूस करना है। तो पहले उसने ये बताया हमें कि जो ओपन रिडक्शन है वो कंडाइल के पार्ट की मुश्किल होती है, यानी रिडक्शन वहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वो डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ हैं जिनमें ये करनी पड़ती है। तो आप ये समझें कि जो बहुत सीवियर आपके फ्रैक्चर्स होंगे सिर्फ उसके अंदर जो ओपन रिडक्शन है वो ज़रूरी होती है। तो जो उसके लिए एब्सोल्यूट इंडिकेशन है उसमें यह है कि डिस्प्लेसमेंट हो गई है कंडाइल की मिडल क्रेनियल फोसा में, आप रिस्टोर करना चाह रहे हैं एक्लूजन, मतलब मैनुअली जो कंडाइल है उसको रिड्यूस करके एक्लूजन मेंटेन करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो रही। एक्स्ट्रा कैप्सुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई है लेटरल साइड पे, यानी टीएमजे के कैप्सूल जो है वो उससे बाहर आ गया है जो कंडाइल है आपका, और फॉरेन बॉडी पड़ी है अंदर जहाँ पे ट्रॉमा हो गया, यानी कोई गोली लग गई है या मिसल है, तो इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो आपने रिमूव भी करनी है। साथ ही आप ओपन रिडक्शन से ही उसको मतलब उसकी रिडक्शन जो है वो ओपन वुंड ओपन करके करेंगे। और फिर वो रिलेटिव इंडिकेशंस बताता है, तो उसके अंदर पहली जो इंडिकेशन है वो ये है कि जब इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, तो उस केस के अंदर आप उसको मैनुअली रिड्यूस ना करें, आप उसको यानी कि कोशिश ये करें कि जो कंडाइल है उसको ओपन करके वहीं पे रिजिड फिक्सेशन की जाए ताकि आपको इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड ये है कि बायलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर हुआ है और मिड फेस फ्रैक्चर के साथ हुआ है, तो उसमें आप जो है वो ओपन रिडक्शन करेंगे। और थर्ड है कि बायलैटरल फ्रैक्चर हुआ है विद सीवियर ओपन बाइट डिफॉर्मिटी, तो हमने पहले ही सिम्टम्स में देख लिया कि जब बायलैटरल कंडाइलर फ्रैक्चर होता है तो उसके साथ ओपन बाइट डिफॉर्मिटी होती है, तो ये भी आपकी एक इंडिकेशन बन जाती है ओपन रिडक्शन के लिए। फिर वो एक और रिस्क बता देता है ओपन रिडक्शन के साथ कि उसी एरिया से आपकी फेशियल नर्व की जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो पास कर रही होती हैं, तो उनको भी ड्यूरिंग वो ओपन रिडक्शन डैमेज का यानी चांस होता है। तो ये भी मतलब जैसे उसने बताया कि ओपन रिडक्शन डिफ़िकल्ट होती है कंडाइल के केसेस में, तो उसकी एक और रीज़न ये भी है। और फिर वो आपको जो कंडाइलर फ्रैक्चर्स हैं उनके रिलेटेड मेजर कॉम्प्लिकेशंस बताता है, जिनको पहले भी हमने टच किया है कि पहले है कि एंकलोसिस हो जाता है अगर कंडाइल का फ्रैक्चर हो, तो उसमें चांसेस होते हैं। तो उसमें जो उसने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए हैं उसमें एक उसने बताया है कि एज है, तो अगर आपके पास यंग पेशेंट है लेस दैन 10 ईयर्स तो उसमें कंडाइलर फ्रैक्चर के बाद टीएमजे एंकलोसिस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर टाइप ऑफ इंजरी है इंट्रा कैप्सुलर क्रशिंग ऑफ कंडाइल, यानी इंट्रा कैप्सुलर का मतलब है कि टीएमजे का जो कैप्सूल आप ये समझ लें उसके अंदर जितना आपका कंडाइल का पोर्शन प्रेजेंट है वो फ्रैक्चर हुआ है। और थर्ड है कि अगर आपके आर्टिकुलर डिस्क को ही डैमेज हो गया है, तो इसमें अब ट्रीटमेंट के तौर पे ये किया जाता है कि जो आपकी इमोबिलाइजेशन का पीरियड है उसको मिनिमम रखा जाता है और टीएमजे को जल्द से जल्द फंक्शनल कर दिया जाता है, तो उससे आप समझे कि जो एंकलोसिस के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और सेकंड, जिस तरह उसने हमने पहले ही देख लिया कि डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ है, तो जो सब कंडाइलर एरिया होता है आपका वो एक ग्रोथ सेंटर कंसिडर किया जाता है, और जब आप उसका फ्रैक्चर हो जाएगा या उसको ज़्यादा देर के लिए इमोबिलाइज़ कर देंगे
तो वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाएगा, और ये होगा कि जिस साइड का फ्रैक्चर हुआ है उस साइड पे आपका मैंडिबल जो है वो छोटा रह जाएगा, स्मॉल रह जाएगा। और लास्टली वो इस सब की ट्रीटमेंट बता देता है। तो उसकी उसने डिफरेंट एक क्लासिफिकेशन बताई हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले वो एज बताता है पेशेंट की, तो अंडर 10 ईयर्स, फिर 10 to 17 ईयर्स या एडल्ट्स। तो जो कंडाइल का फ्रैक्चर है वो इन 3 एज कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाई किया जा सकता है, और तीनों के अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। फिर सर्जिकल एनाटमी आ जाती है। अगर जॉइंट सरफेस इन्वॉल्व कर रहा है तो वो इंट्रा कैप्सुलर होगा, अगर जॉइंट सरफेस इन्वॉल्व नहीं कर रहा तो वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर होगा। और एक्स्ट्रा कैप्सुलर यहाँ आप कह लें जो कैप्सूल से बाहर है, तो उसमें या तो कंडाइलर नेक आ जाएगी, उसको हाई कंडाइलर भी कह सकते हैं, यानी उसको हाई कंडाइलर में और लो कंडाइलर में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर आपकी साइट है यूनिलैटरल या बायलैटरल, और अक्लूजन है अनडिस्टर्ब या मैल अक्लूजन। तो इस 4 तरह से उसको क्लासीफाई किया है उसने, और अब आगे वो उनके जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बता देगा। तो सबसे पहले वो अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज वाले के हवाले से बताएगा। तो उनके अंदर वो हमने पहले भी जैसे पढ़ा कि अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज जो है वो आपके TMJ एंकेलोसिस के लिए भी यानी आप समझ लें कि वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो उसमें ये कह रहा है कि अगर आपके कंडाइल के फ्रैक्चर हुआ है और उसी की वजह से आपकी मैल अक्लूजन डेवलप हो गई है, तो आपने मैल अक्लूजन को डिसरिगार्ड कर देना है। आपने उसको नॉर्मली ही ग्रो करने देना है और फंक्शन करने देना है, और विद ग्रोथ आपकी जो मैल अक्लूजन डेवलप हुई है वो इटसेल्फ ठीक हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस करेक्शन हो जाएगी उसके अंदर। और दूसरी वो इम्पॉर्टेंट बात ये कहता है कि यूनिलैटरल हो या बायलैटरल हो फ्रैक्चर, दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है उन पेशेंट्स के अंदर जो 10 साल से कम होते हैं। तो वो कह रहा है जितना जितना भी मतलब आपकी पॉसिबिलिटी है आप उसको फंक्शनली ट्रीट करें, यानी आप नॉर्मल फंक्शन करने दें कंडाइल को भी और TMJ को भी, ताकि जो बाद में उसके डिस्टर्बेंसेस हैं वो प्रोड्यूस ना हो, ना उसमें ग्रोथ का कोई फ़र्क पड़े और ना ही एंकलोसिस के चांसेस हो। लेकिन वो कहता है अगर पेनफुल है वो जो आपका फ्रैक्चर है, तो फिर आप ये कहते हैं कि इनडायरेक्टली उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, यानी आप कंडाइल को फिर भी नहीं छेड़ रहे, आपने इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कर दी है। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैंडिबल मूव नहीं करेगा इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन के बाद, तो आपका कंडाइल भी मूव नहीं करेगा। तो ये इनडायरेक्टली आप उसको जो है वो आप समझ लें इमोबिलाइज कर रहे हैं, डायरेक्टली आपने कंडाइल को छेड़ना नहीं है। और करना सिर्फ ये है 7 से 10 दिन के लिए, और ये जो टाइम पीरियड है इमोबिलाइजेशन का ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट है, और इसको याद करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो 7 से 10 दिन के लिए आपने इमोबिलाइज कर देना है, सिर्फ पेन कंट्रोल के लिए। और उसको फिर आपने फॉलोअप पे रखना है, उसकी ग्रोथ को आपने मतलब स्टडी करते रहना है कि वो विद टाइम कम तो नहीं हो रही या स्टॉप तो नहीं हो रही, और उसके अकॉर्डिंग फिर अगर उसको किसी फंक्शनल अप्लायंस की ज़रूरत है तो आपने वो सजेस्ट कर देनी है। तो जो अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज हैं, यूनिलैटरल है बायलैटरल है, दोनों एक ही तरह से होने हैं उसके। अगर मैल अक्लूजन आ जाती है तो आपने उसको डिसरिगार्ड कर देना है, सिर्फ अगर पेनफुल है वो ज़्यादा तो आपने 7 से 10 दिन के लिए इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कर देनी है। फिर आपके एडोलेसेंट्स आ जाते हैं, यानी 10 से 17 साल की उम्र के जो पेशेंट्स होंगे कंडाइलर फ्रैक्चर वाले, उनको आपने कैसे ट्रीट करना है। तो इस केस में वो ये कह रहा है कि अगर आपकी कंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से आपकी मैल अक्लूजन डेवलप हो गई है, तो इस केस में आप उसको फुली डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तो पेशेंट ग्रोइंग था तब तो वो फुली स्पॉन्टेनियसली उसने ठीक हो जाना था मैल अक्लूजन ने, लेकिन इस केस में क्योंकि वो ग्रोथ उसकी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई होगी, तो वो फुली उसको अपने आप को जो है वो ठीक नहीं कर सकेगी। तो इस केस में अगर मैल अक्लूजन हो जाती है तो फिर आपने इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कर देनी है, और इसमें जो टाइम फ्रेम होगा वो 2 to 3 वीक्स के लिए होगा, यानी आप समझें कि इनडायरेक्टली आपने इमोबिलाइज किया है कंडाइल को 2 to 3 वीक्स के लिए। और उसके लिए उसने जो तरीका बताया हुआ है यहाँ पे आइलेट वायर्स का बताया हुआ है। तो अगर मैल अक्लूजन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आप उसको फंक्शनली ही ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर मैल अक्लूजन है तो फिर ऑब्वियसली वो इटसेल्फ ठीक नहीं होगी, तो उसके लिए आप उसको इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करेंगे, और उसके बाद आपकी जो है वो कंडाइल को आप 2 to 3 वीक्स के बाद जो है वो नॉर्मल फंक्शन के लिए अलाउ कर देंगे।
फिर आपकी आ जाती हैं एडल्ट्स के अंदर जो डिफरेंट फ्रैक्चर्स हैं, तो उसमें उसने आगे से फर्दर उनको डिवाइड कर दिया है यूनिलैटरल इंट्रा कैप्सुलर, यूनिलैटरल एक्स्ट्रा कैप्सुलर या कंडाइलर नेक कह लें आप फ्रैक्चर्स, और इसी तरह बायलैटरल इंट्रा कैप्सुलर और बायलैटरल कंडाइलर नेक फ्रैक्चर्स। तो इनकी देख लेते हैं कि किस तरह उसने ट्रीटमेंट बताई है। तो जो आपके पास यूनिलैटरल इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है उसमें वो कहता है कि जैसे हमने जब सिम्टम्स पढ़े थे शुरू वाले चैप्टर में, तो तब भी देखा था कि जब इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है तो आपकी मैलोक्लूजन डिस्टर्ब्ड नहीं होती ज़्यादा। तो अगर तो आपका यूनिलैटरल इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है और मैलोक्लूजन नहीं डेवलप हुई तो फिर तो सिंपली आप उसको फंक्शनली ट्रीट करेंगे, इमोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्लाइट मैलोक्लूजन डेवलप हो गई है, वो कहता है, तो फिर आप उसको इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन के साथ ही ट्रीट करेंगे 2 to 3 वीक्स के लिए, यानी जिस तरह आपने एडोलेसेंट्स 10 to 17 में ट्रीट किया था उसी तरह आप इसको एडल्ट्स में भी ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपकी यूनिलैटरल कंडाइलर नेक फ्रैक्चर है यानी एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है, तो फिर आपकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो अगर तो वो इसमें भी यही कह रहा है कि अनडिस्प्लेस्ड है फ्रैक्चर, यानी उसकी वजह से फ्रैक्चर तो हुआ है, यानी दोनों पार्ट्स अलग अलग तो हो गए हैं, लेकिन उनमें मतलब जो नॉर्मल पोजीशन है ऑलमोस्ट उसी पर पड़े हैं और मैलोक्लूजन डेवलप नहीं हुई, तो फिर तो आप उसको कंजर्वेटिवली और फंक्शनली ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो गई है जिसकी वजह से आपकी सिग्निफिकेंट मैलोक्लूजन डेवलप हो गई है और एक साइड पे फॉर एग्जांपल आपकी क्रॉस बाइट डेवलप हो गई है, तो फिर आपकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी और आप उसको अगर लो कंडाइलर नेक फ्रैक्चर है तो ओपन रिडक्शन से ट्रीट करेंगे। जबकि अगर आपका हाई कंडाइलर नेक फ्रैक्चर होगा तो फिर आप उसमें इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन देंगे और उसके इमोबिलाइजेशन का टाइम आपका 3 to 4 वीक्स का होगा। तो यूनिलैटरल में भी आपको पता चल गया कि अगर लो कंडाइलर नेक फ्रैक्चर है तो कैसे ट्रीटमेंट करनी है, जबकि हाई कंडाइलर नेक है तो नेक फ्रैक्चर है तो उसकी ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आएगा। फिर आपकी आ जाती हैं बायलैटरल इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स। तो क्योंकि आपकी बायलैटरली इन्वॉल्व हो गया है TMJ, तो वो कहता है यूजुअली आपकी स्लाइड मैलोक्लूजन मतलब डेवलप हो ही जाती है। तो लेकिन वो ये साथ कह देता है कि एक साइड का कंडाइल जो होता है वो यूजुअली आप समझ लें कि दूसरी साइड की कंडाइल की निस्बत थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ होता है। तो क्योंकि दोनों कंडाइल्स की डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होती, इसलिए इट इज़ बेस्ट कि आप उसमें इमोबिलाइजेशन करते हैं। तो उसमें भी आप इनडायरेक्टली इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन के साथ उसको 3 to 4 वीक्स के लिए इमोबिलाइज कर देंगे। अब उसमें वो ये कह देता है कि क्योंकि बायलैटरली फ्रैक्चर हुआ था तो पोस्ट जब आप मतलब आप इमोबिलाइजेशन रिमूव करेंगे तो उसके बाद आपकी जो मूवमेंट है और TMJ की सारी आप समझे मैक्सिमम मूवमेंट्स हैं वो लिमिट हो जाएंगी, यानी जितना पहले आप ओपन कर सकते थे, लैटरली एक्सकर्सिव मूवमेंट्स कर सकते थे, उतनी ज़्यादा नहीं होंगी और उसके लिए आपको बाद में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर फाइनली आपकी आ जाती हैं बायलैटरल कंडाइलर नेक फ्रैक्चर्स। तो ये आपकी जो है वो आप समझें कि मोस्ट प्रॉब्लमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर करते हैं। अब हमें पता है कि बायलैटरल फ्रैक्चर है और अगर ओक्लूजन डिस्टर्ब होती है तो आपकी यूजुअली ओपन बाइट डिफॉर्मिटी बनती है। तो इस केस के अंदर वो सिंपली कह देता है कि जो फंक्शनल ट्रीटमेंट है वो आपकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो वो कहता है कि एट लीस्ट आपने एक साइड को लाजमी ओपन रिडक्शन से ट्रीट करना है और उसके जो रेमस की हाइट है वो आपने नॉर्मल कर देनी है। दूसरी साइड के लिए ऑब्वियसली फिर आप मतलब जब एक साइड आप नॉर्मल कर देंगे तो समझे दूसरी साइड को आप यूनिलैटरल टाइप ऑफ फ्रैक्चर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें आप सिंपल इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन दे देंगे। अब इसके लिए जो टाइम पीरियड उसने दिया है वो 6 वीक्स का दिया है, यानी पीछे जितने भी हमने देखे हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा है। और फाइनली वो जो लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है वो ये है कि जब कंडाइलर नेक का फ्रैक्चर होता है तो एंकेलोसिस के तो चांसेस कम होते हैं। एंकेलोसिस के चांसेस ऑब्वियसली इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो इस केस में कहता है कि अगर आपके डिस्प्लेसमेंट दोनों पार्ट्स में ज़्यादा है, जिन 2 पार्ट्स का फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें फिर कैलस फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से आपकी
जो नॉर्मल आर्टिकुलेशन होती है या मूवमेंट होती है, एक्सकर्सिव मूवमेंट्स, उनमें जो वो कैलस होता है वो इंटरफेयर करता है। और उसी के साथ वो कह रहा है कि अगर आपका बायलैटरल फ्रैक्चर है और उसके साथ आपका मिड फेशियल भी फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर आपने दोनों साइड्स को ही ओपन रिडक्शन से ट्रीट करना है। तो ये आपके सारे जो मैंडिबल के कॉन्डाइल के हवाले से ट्रीटमेंट प्लान्स थे, डिफरेंट एज ग्रुप्स के हवाले से, और इंट्रा कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, बायलैटरल और यूनिलैटरल, और ओक्लूजन डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब। तो उस हवाले से ये सारे कवर हो गए।